Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स तक कंप्लीट कर लिया था। एक ही क्लास में चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ। पेयर मतलब दो होगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा था? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, है ना, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब अगर उसको इक्वेट कर दे 0 से, ठीक है, उसके आगे इक्वल टू 0 और लगा दे तो वो इक्वेशन बन गई। पॉलिनोमियल के आगे अगर इक्वल टू 0 लगा दे तो वो इक्वेशन बन गई। तो इसलिए उसको बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वहां पर जैसे हमने एक वेरिएबल डिस्कस किया x, तो अगर दो ले लें x और y, तो इसलिए उसको बोल रहा है टू वेरिएबल्स। और ऐसी इक्वेशन के पेयर मतलब दो इक्वेशंस एक साथ पढ़ रहे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया चैप्टर का मतलब? देखिए, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये दो इक्वेशंस हो गई, लीनियर इक्वेशंस हुई। ठीक है, और दोनों को मिलाकर पेयर हो गया ये इन टू वेरिएबल्स। x और y दो है वेरिएबल्स इसमें। इज नोन एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a1 a2 b1 b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a1 है ना, और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? a2। ऐसी y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है? b1, दूसरी इक्वेशन में क्या है? b2। एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट्स, और c1 एंड c2 कोई कांस्टेंट है, जैसे 3, -1, -8, ये चीज है। समझ में आया? इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। वेरिएबल के साथ कोई फिगर होती है तो उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने ये जो ऊपर पढ़े इक्वेशंस a1x plus b1y plus c equal to 0 और दूसरा a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इसमें आपने a1 और a2 b1 b2 ये सब देखा। अब यहां पर क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर तो जो हम पेयर लेंगे लीनियर इक्वेशंस का, उसमें a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम a1 by a2 करके देखें उन पेयर में, और b1 by b2 करके देखें, अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ठीक है, तो ग्राफिकली क्या है? वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट करेंगी। और ग्राफिकली मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइंस का, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अभी करके भी देखेंगे एग्जांपल्स। और एल्जेब्रिकली मतलब जब हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। समझ में आ गया? और उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोला जाता है। आ गई बात समझ में? कब? जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, इसमें परफेक्ट सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर a1 by a2, सेकंड पॉइंट पढ़िए, इज इक्वल टू b1 by b2, ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, बट c1 by c2 इनके इक्वल नहीं है। जो a1 by a2 रेशियो बना रहा है, जो b1 by b2 बना रहा है, वो c1 by c2 नहीं बना रहा। ठीक है, काट पीट के कह रहा हूं मैं। जैसे अगर a1 by a2 आया 2/4, तो 2/4 1/2 हो गया, और b1 by b2 आ ही रहा था 1/2, तो दोनों इक्वल तो है ही नहीं है। बट c1 by c2 अलग ही आ रहा है, जैसे 3/4 आ रहा है, तो वो इक्वल नहीं है c1 by c2। तो ऐसे केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइंस का, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, और जब हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहा जाता है। कैसी? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िए, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, सब आपस में बराबर है। a1 by a2 करें, b1 by b2 करें, c1 by c2 करें, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइन है। ठीक है, तो ग्राफिकली ये कोइंसिडेंट लाइंस है, और अगर उसको सॉल्व करें तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस,
इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक लाइन ऐसे जा रही है, उसी के बीच में से एक और लाइन कहीं पर जा रही है, कोइंसिडेंट लाइन से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो उसमें कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं वो भी। तो इनकंसिस्टेंट हुई कौन सी, देखिए अब आप इसको याद कैसे रखोगे, इनकंसिस्टेंट कौन सी वाली हुई, सेकंड वाली, जिसमें a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट ऐसे याद कर सकते हो, पहले तो ठीक रहता, इक्वल हो जाता है, फिर बाद में जाकर इक्वल नहीं होता, जब c1/c2 के बराबर करके देखते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आइए इसकी एक एक्सरसाइज कर देखते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 49 पर। हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहला पॉइंट देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a मैथमेटिक्स क्विज। देखिए आपको दिमाग में क्या रखना है, ये लीनियर इक्वेशन है तो आपको दो ही नंबर लेट करने पड़ेंगे, एक x और एक y। कई बार पता है जब आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो ना तो आपको लगता है एक अगर x है तो दूसरा पता चल रहा है, जैसे अगर कहीं दो नंबर का प्रोडक्ट तो या दो नंबर का सम, तो आपको पता है एक x लिया है और सम दे रखा है 40, तो दूसरा 40 - x होगा। लेकिन फिर भी हम y लेते हैं, 40 - x नहीं लेंगे, क्योंकि उससे फिर इक्वेशन बनेगी कैसे, हमें तो दो इक्वेशंस बनानी है, समझ में आ रहा है। जैसे अभी हम करेंगे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys। अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 more than the number of boys, जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा हैं गर्ल्स, ठीक है। तो फ्री कौन सा है, बॉयज पर कोई कंडीशन नहीं है, गर्ल्स पर तो कंडीशन है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें निकालना है कितने बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्ट लिया क्विज में। देखिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। हम नंबर ऑफ बॉयज को x ले लेते हैं। मुझे पता है आप कहोगे कि गर्ल्स को ऐसे भी कह सकते थे हम कि सीधा बोल दें x+4, लेकिन आपको उसको y भी करना पड़ेगा, वरना दो वेरिएबल्स आएंगे ही नहीं ना, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। समझ में आ गया। अब आपको ये पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं, तो पहली इक्वेशन बन गई x + y = 10, ठीक है। दूसरी y = मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स = x, मतलब नंबर ऑफ बॉयज +4, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व कर दिखाना है। एक एक इक्वेशन को आप पकड़ लो। पहली इक्वेशन पकड़ो, x + y = 10, ठीक है। इसमें कुछ x का नंबर लेट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, फिर y लेट कर लो x की वैल्यू, ऐसी 2-3 आप सॉल्यूशंस निकाल लो, 3 निकाल लेने चाहिए। फिर 3 को ग्राफ पर लोकेट करना चाहिए और तीनों को ज्वाइन कर देना चाहिए, तो एक लाइन जो बनकर आएगी, ठीक है, वो हो गया x + y = 10 की लाइन, ऐसे दूसरे की निकलेगी। बट जब भी आप ये सब कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे x + y = 10 में हम जल्दबाजी में ये करें कि हमें बस ये पता है एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, कहीं बुराई नहीं है, ले सकते हो आप। बट आप खुद सोचो, अगर आप x को 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 10 आई, y को 0 ले लोगे तो x की वैल्यू 10 आई, या तो चलो फिर भी 10 है, 20 होता तो 20 आती, तो फर्क पता है क्या पड़ता है, आपको ग्राफ कितना बड़ा बनाना पड़ता, 20 तक जाना पड़ता है x में भी और y में भी, समझ रहे हो ना बात को। तो थोड़ा छोटा लो नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, इसीलिए मैंने x को 5 लिया, फिर y 5 आ गया, x 4 लिया, y 6 आ गया, x 6 लिया तो y 4 आ गया। दूसरी इक्वेशन y = x + 4 ली, अब इसमें वही सॉल्यूशन निकाल कर देख लो। x को 0 लिया, y 4, ठीक है, y को 0 लिया तो x - 4, अब एक और ले लो, कोई x को 1 लिया तो y 5 आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब इनको मैंने नीचे यहाँ पर ग्राफ पर दिखा रखा है, एक एक लाइन करके आप बनाओगे, आपको पता होगा ना x एक्सिस और y, जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है y एक्सिस वाली, और जो हॉरिजॉन्टली चलती है वो होती है x एक्सिस की, ठीक है। बीच में ये ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ऐसी y का ऊपर जा रहा है, दोनों एक एक करके दोनों को बना दो, दोनों को ज्वाइन कर दो। देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ग्राफ पर और एक्यूरेट बन के आएगा, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 3 7 पर,
x के 3 और y के 7 पर, जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो अगर हम उसको देखें तो x की वैल्यू 3 आ रही है, y की 7 आ रही है। तो नंबर ऑफ बॉय, x क्या था 3, मतलब नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7। समझ में आया? देखिए ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट टोटल मिला के 50 है। अब नंबर ऑफ पेंसिल थोड़ी ना x लोगे, नंबर ऑफ पेंसिल तो गिवन है 5, लेकिन उनकी कॉस्ट टोटल मिला के 50 रुपए। ठीक है, लेकिन एक पेंसिल कितने की और एक पेन कितने का है फिलहाल नहीं पता, आगे पढ़ लेते हैं। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अब भी ऐसे ही बताया कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट मिला के 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आप समझ रहे होंगे कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट हमें निकालनी है, तो उसी को x और y लेना पड़ेगा कॉस्ट को। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। पहली इक्वेशन बना लो, 5x क्यों करा भाई, एक की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी होगी 5x, प्लस एक की कॉस्ट अगर y है तो 7 की कितनी होगी 7y इक्वल टू 50। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन बनी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। दो इक्वेशंस मिल गई, इनको सॉल्व करो ग्राफिकली, पहले सॉल्यूशंस निकाल लो 2-3 नंबर लेट करके। ठीक है, कोशिश करना ऐसे लो जिसमें वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ना चली जाए, ऐसे नंबर अज्यूम करो। समझ में आ गया? अब जैसे सेकंड वाली इक्वेशन में 46 है वैल्यू, अब 46 में अगर मैं वही जीरो वाला ही अपना चलाता पुराना कि भाई एक बार x को 0 एक बार y को 0 ले ले, तो दिक्कत क्या, आंसर डेसिमल तक में चला जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। अब जैसे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, आपको 7x, तो ऐसा कुछ नंबर निकाल के देना जो 7 से चला जाए, है ना? जब हम 5y वहां पर माइनस करें ले जाकर, तो कुछ ऐसा नंबर हो y का जिससे कि जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो कट जाए पूरी तरह से। तो इसीलिए अगर हमने y को 5 लिया तो 5 इंटू 5 25, 46 में से 25 कटेगा तो 21 आएगा। 7x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21/7 3 आ गई वैल्यू। आई बात समझ में? ऐसे करना है। तो x और y की वैल्यूज निकल कर आएंगी, फिर इसको यहां पर नीचे पुट कर दिया। देखो कहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 3 और 5 पर। x की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, y की 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गई 5 रुपीज की। समझ में आई बात? सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point। क्या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? कब करती है इंटरसेक्ट? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, याद है ना? कह रहे क्या पैरेलल है? पैरेलल कब होती है? पैरेलल कब होंगी? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरी क्या है? कोइंसिडेंट। वो कब होंगी? जब तीनों बराबर हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मैंने यहां पर 2-3 नंबर लेकर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रखे। जैसे पहला लिया 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा लिया 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। a1/a2 निकालिए, इसमें 5/7 आ गया। b1/b2 निकालिए। अब b1 ऊपर होगा ना पहली इक्वेशन में, तो y के साथ क्या नंबर है? -4, वही b1 है। b2 नीचे वाले y के साथ क्या नंबर है? 6, तो -4/6। ये कट सकता है 2 से, तो -2/3 हो गया। c1/c2 निकालिए, 8 और 9 -9, तो ऊपर चला जाएगा माइनस, तो -8/9 हो गया। हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वही इक्वल नहीं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब यही इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, और कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगे। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। समझ में आ गई बात? मैंने यहां पर सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर दिखा रखा है आप लोगों के लिए, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। सेकंड भी लिया, फिर a1/a2 निकाला, b1/b2, c1/c2,
ऐसे तीसरे का भी कर देखा। सेकंड में तो तीनों बराबर आ गए थे। जब तीनों ही बराबर आ गए तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए इसके। हर उस पॉइंट पर जब वो टच कर रही है मतलब कोइंसिडेंट है, सारे ही सॉल्यूशन है। और थर्ड में a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है और लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। आई बात समझ में? ये तो हमने ग्राफिकली सीखा था। अब इसको करते हैं हम लोग, ठीक है, एल्जेब्रिकली। मतलब वैसे तो 3 मेथड होते थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके कोर्स में से हट गया है, तो बचा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। बड़ा सिंपल सा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, एक इक्वेशन में, क्योंकि देखिए एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल चल रहे हैं एक्स और वाई, दोनों कैसे निकल सकते हैं एक ही बार में? दोनों की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, एक बार में एक ही की वैल्यू निकल सकती है। तो एक्स और वाई में आप पूरे को एक ही में वेरिएबल में ले आओ। जैसे पहले वाले में एक्स और वाई की कुछ वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ दे रखा है, तो अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 है तो क्या मैं एक्स को बोल सकता हूं 8 माइनस वाई, वाई को उधर ले गया। समझ में आई बात? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 है अगर, तो एक्स की वैल्यू 8 माइनस वाई हो गई। अब एक्स की वैल्यू 8 माइनस वाई आ गई, तो जो दूसरी इक्वेशन है जहां पर एक्स यूज हो रहा होगा उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वाई की फॉर्म में हो गई। तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन पूरी की पूरी वाई की फॉर्म में हो गई। अब तो वहां एक ही वेरिएबल है, अब तो वाई की वैल्यू निकल के आ सकती है, वाई की वैल्यू निकल के आ गई। जो वाई की वैल्यू निकल कर आई उसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। समझ में आ रहा है? उसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो जहां पर आपने x इक्वल टू 8 माइनस वाई बोला था, तो x की वैल्यू भी आ गई। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज 3.3 दे रखी है। एक्सरसाइज 3.3 में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा था s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशंस थी। तो पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट s इक्वल टू 3 प्लस टी, टी को उधर ले गए तो s किसकी फॉर्म में आ गया, t की फॉर्म में। अब दूसरी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दो s की। पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन 2 कर दिया, तो s की जगह क्या रिप्लेस हो गया, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेते हुए, 3 और 2 का 6 हो गया। फिर इधर उधर ले जाकर सॉल्व किया तो t की वैल्यू निकल कर आई 6। t की वैल्यू जो निकल के आई उसको वापस वही जो s इक्वल टू 3 प्लस टी था वहां पर पुट कर दो, s की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आया? सिंपल है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना होता है। इसी तरीके का इसी में ही एक और 5th वाला देखो, उसमें रूट था इसलिए मैंने आपको लेकर दिखा दिया। यहाँ पे रूट में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये 5th पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसमें क्या है, दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस था ना दूसरी इक्वेशन में, तो वो वहां ले जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये ले लिया। ऊपर वाले में भी कर सकते हो आप, एक में वैल्यू निकालनी है दूसरे के टर्म में, दूसरे में जाकर पुट कर देनी है, ये करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो √3x इक्वल टू √8y, x की वैल्यू क्या आ गई, √8 अपॉन √3y, x की वैल्यू ये आ गई √8/√3y। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, इसको 1 में पुट कर दो। ये देखो पुट करा, √2 इंटू √8/3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना शुरू किया, √2 इंटू √8 तो √16 हो गया, √16 4 आ जाएगा, क्योंकि √16 क्या है, 4 का स्क्वायर है 16, तो स्क्वायर से रूट कट गया, 4 वैल्यू बच गई। 4/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0, एलसीएम लेते हुए सॉल्व किया, 7y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। इस वैल्यू को 1 में पुट कर दो, y की वैल्यू मिल गई, इसको पुट कर दिया, x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? ये सिंपल था। देखिए ऐसी क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा वैसे वाली प्रॉब्लम्स दे रखी है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। 3rd क्वेश्चन का 4th पॉइंट देखिए आप लोग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज उसमें, टू
टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर उसके बाद जैसे कहा कि भाई इतने तो लगेंगे, कई जगह जैसे बिजली का बिल ऐसे ही होता है कि बिजली इतने तो आती ही आएगा ही, 150 रुपये 200 रुपये, उसके बाद आप जैसे जैसे यूज करोगे, कई कई स्टेट्स में ऐसा है। तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, कि भाई आप टैक्सी में बैठोगे तो उसी का ही किराया है, ये थोड़ी ना कि वहां से वहां तक जाना है तो 2 रुपये ले लेना बस जरा सा ही आगे, नहीं नहीं, टैक्सी में बैठने का ही कुछ किराया है, क्योंकि वो अपना लेवल नहीं गिराएंगे। फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से लगता रहेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर आप चले, द चार्जेस पेड इज ₹105, 105 रुपये टोटल लगे, उसमें फिक्स चार्ज भी था और कुछ किलोमीटर के हिसाब से भी था। समझ रहे हो बात आप? दूसरा कह रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर चले तो टोटल चार्जेस 155 रुपये लगते हैं, उसमें कुछ फिक्स चार्ज होंगे और कुछ किलोमीटर के हिसाब से होंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स चार्जेस हैं कितने और पर किलोमीटर की चार्ज क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो तो बाद में निकाल लेंगे 25, पहले फिक्स चार्ज पता तो चल जाए हमें और पर किलोमीटर का चार्ज पता लग जाए, फिर तो हम कितने भी किलोमीटर का निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या करा, लेट द फिक्स चार्जेस भी ₹X, ये फिक्स रहेंगे, वो X ले लिया, और जो हर किलोमीटर पे चार्ज लग रहा है उसको Y ले लिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 10y, क्योंकि x तो लगना ही है, प्लस फिर किलोमीटर के हिसाब से लगने, आप 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 × y दो, हर किलोमीटर का एक कुछ किराया है, तो 10y इक्वल टू टोटल कितना 105। दूसरा x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये दो इक्वेशंस निकल कर आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हुए, एक जगह से x की वैल्यू y में ले लो, y की फॉर्म में आ गई, दूसरी इक्वेशन में जाके पुट कर दो, सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब x और y की वैल्यू निकल कर आ गई तो फिर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के लिए एक तो x के निकल के आई जैसे 5 रुपये, तो 5 रुपये तो लगेंगे ही, प्लस अब पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये है और आप 25 किलोमीटर जा रहे हो तो 25 × 10 250 रुपये आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 255 रुपये हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए 6th पॉइंट, इसी का ही 6th है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, आज से 5 साल बाद जो जेकॉब की एज होगी वो अपने सन से 3 गुना होगी, 3 टाइम्स। 5 years ago, लेकिन आज से 5 साल पहले जेकॉब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बच्चे की। ठीक है, फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है, तो कभी की तो हमें अज्यूम करनी ही पड़ेगी, चाहे अब की कर लें, चाहे पिछले 5 साल पहले की कर लें या 5 साल बाद की कर लें, तो अभी की ज्यादा आसान है करना। ठीक है ना, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब बी x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। ठीक है, अब 5 साल के बाद क्या होगा, इतना तो हमें पता है कि जेकॉब की एज x + 5 हो जाएगी, 5 साल बाद सबकी एज 5 + 5 हो जाएगी, उसके बच्चे की भी y + 5 हो जाएगी, है ना, उम्र थोड़ी ना रुकेगी किसी की। तो अगर इक्वेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन ने बोला है उसके हिसाब से चले तो x + 5 जो एज हो रही होगी जेकॉब की वो 3 टाइम्स होगी अपने बच्चे की एज के, तो इक्वल टू 3 × y + 5। बिफोर 5 years, आज से 5 साल पहले अगर आज की एज x है तो जेकॉब की x - 5 होगी, उसके बच्चे की y - 5 होगी 5 साल पहले, है ना, ये बात तो पक्का है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से x - 5 किसके बराबर है, 7 × y - 5 के, वो कह रहे 7 टाइम्स की, है ना, 5 साल पहले। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को खोलो, पहले x की वैल्यू y की फॉर्म में ले लो, दूसरी इक्वेशन में जाके पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इस तरीके से सॉल्व कर लो। समझ में आया आप लोगों को? देखिए इसी में ही नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, जैसे एलिमिनेशन मेथड में अगर एक वैल्यू है कि x + 2y = 8, ठीक है, अब फिर दूसरा है 3x + 7y = 16। अब ये दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन क्या कहता है, एलिमिनेशन कहता है आप या तो x को या y को
दोनों इक्वेशन में कॉमन कर लो, सेम कर लो, जिससे कि दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल खत्म हो जाए, एक ही बच जाए। सब्स्टिट्यूशन में भी तो यही करा, एक ही बच रहा था, यहां पर भी एक ही बचाना है। अब 2 और 7 तो डिफिकल्ट है एक करना, बट इसको अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गई, 3x प्लस 6y इक्वल टू 8 इंटू 3 24। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं खाली इसको करता तब आप कहते ये कैसे कुछ भी कर दिया मल्टीप्लाई, नहीं, दोनों साइड कर रहा हूं, LHS और RHS साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पहली वाली हो गई, ठीक है, ये करा। दूसरी इक्वेशन ये थी। अब हम अगर ये हमारी 1 है, ये अगर 1 थी तो इसको 3 बोलो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाद में चेंज होकर ये आई। अब अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए क्या आसान लग रहा है आपको, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें। अब ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन है ना, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 कर दें, क्योंकि 3 लिखेंगे तो 24 माइनस 16 रहेगा, पॉजिटिव फिगर रहेगी, बस इसके लिए कह रहा हूं। तो 3x प्लस 6y माइनस 3x माइनस 7y इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 8 हो गया। ये कट गए, माइनस 1y इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू माइनस y इक्वल टू माइनस 8। ये वैल्यू निकल कर आ गई। समझ में आया आप लोगों को? अगर आप x नहीं करते, y करते, वो भी चलता। y में फिर आपको दोनों को करना पड़ता। कैसे? आप इस वाली इक्वेशन को तो कर लो 7 से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को कर लो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 14y हो गया, ये भी 14y हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, y की वैल्यू खत्म हो जाएगी, y वेरिएबल हट गया, x में रह गया, x की वैल्यू निकाल लो, किसी भी 1 या 2 में से किसी में भी वो जो वैल्यू है x की उसमें पुट कर लो, दूसरे y की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया? वेरिएबल को कॉमन करना होता है, सेम करना होता है उसके कोफिशिएंट को, जिससे कि कट जाए सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल 13 दे रखा है पेज नंबर 56 पर। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है ये। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ obtained by reversing the digits is 66। एक 2 डिजिट नंबर और उसको अगर हम उसकी फिगर्स को रिवर्स कर दें, ठीक है, जैसे 36 को उल्टा कर दे 63, वो ये कह रहा है। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 66 आएगा। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और वो जो डिजिट्स है, जैसे मैंने 36 लिया तो वो तो 3 से डिफर कर रही है, 3 और 6, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? 2 से डिफर करेंगी। ठीक है, 2 से डिफर करने वाली, जैसे 79 एक नंबर आ जाए तो वो 2 से डिफर करेंगी। फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? देखिए, हमें 2 डिजिट नंबर लेना है। अगर मैं एक को x और दूसरे को y ले लूं तो नंबर x y अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो x प्लस y बन गया। हमें क्या करना है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपको 43 अगर बनाना है, ठीक है, एक तो यूनिट डिजिट पर है नंबर, दूसरा टेंस डिजिट पर है। हम खाली एक्स वाई लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। हम वाई एक्स, समझ रहे हो आप? अगर वाई प्लस एक्स करेंगे तो 7 आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट डिजिट पर जैसे अगर एक्स लिया तो टेंस डिजिट पर आपको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 10y, अब ये पूरा नंबर बन गया 10 इंटू 4 40 प्लस 3 43। समझ रहे हो बात को? वही चीज करनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर हमने करके दिखा रखा है, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। एक को x ले लो, दूसरे को y ले लो, तो नंबर क्या बना? 10y प्लस x। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलो, कहता है 10y प्लस x मतलब नंबर, या फिर उसको अगर उल्टा कर दिया मतलब 10x प्लस y, उन दोनों का सम 66 है। ये तो एक इक्वेशन हुई। दूसरा क्या कहता है? दोनों नंबर आपस में कितने से डिफर करते हैं? 2 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। दो इक्वेशन बन गई। अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यहां पर देखो मैंने एक्सपेंडिंग 1
11y प्लस 11x इक्वल टू 66, x प्लस वाई की वैल्यू 6 रहेगा, 11 कॉमन था पूरे में, हटा दिया। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसमें तो वैसे ही ऑलरेडी कॉमन है, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सब्ट्रैक्ट करो, एक अपने आप उड़ जाएगा, x खत्म हो गया एलिमिनेशन मेथड से, y की वैल्यू निकल के आई, इससे x की वैल्यू निकल के आई, तो देयरफॉर द नंबर इज 24। तो नंबर क्या आ गया 24। लेकिन क्वेश्चन, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कहा था नंबर डिफर बाय, ये जो दोनों डिजिट है ये डिफर कर रही है 2 से, और हमने क्या ले लिया था x माइनस वाई इक्वल टू 2, मतलब हमने x को बड़ा ले लिया था, यूनिट वाले डिजिट को बड़ा ले लिया था। ऐसा भी तो हो सकता है टेंस डिजिट बड़ा होता, क्वेश्चन ने कहीं बताया तो नहीं है कौन से वाला बड़ा है, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर हम y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लेके चले तो वो भी करके दिखाना पड़ेगा कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होता, तब आंसर क्या आता। तो दो नंबर निकल के आए, एक 24 और एक 42। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 62 का एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग पढ़ो पॉइंट नंबर 3। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर राइट आंसर के लिए 3-3 नंबर मिलेंगे, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत के लिए 1 नंबर कटेगा, ठीक है, तो वो कटते चले जाएंगे जितने गलत किए उसने, लेकिन टोटल उसके मार्क्स 40 बने हैं। वैसे हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, लेकिन अगर 3 की जगह 4 नंबर दिए जाते हर करेक्ट आंसर पे, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 1 की जगह अगर 2 नंबर कटते हर रॉन्ग आंसर पे, तो यश के 50 नंबर बैठते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में क्वेश्चन थे कितने वो बताना है हम लोग। लीनियर इक्वेशन से तो 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो 2 वेरिएबल क्या लें, राइट और रॉन्ग आंसर। एक राइट को x, नंबर ऑफ राइट कितने ले लें x, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y ले लो, ठीक है, x और y लिया। अब क्या कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, क्योंकि हर करेक्ट पर 3 नंबर मिल रहे हैं और 1 नंबर कट रहा है रॉन्ग पर, टोटल रॉन्ग किया उसने y, तो y नंबर कटेंगे, y इंटू 1 इक्वल टू मार्क्स कितने आए 40। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों को किसी से भी सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। समझ में आया आप लोगों को ये। ऐसी 4th पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट में एक चीज ये बोलता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि a और b जैसे ये 2 अगर पॉइंट है, ठीक है, अगर ये दोनों, यहां पे एक बंदा खड़ा है और यहां पर एक खड़ा है, अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब कि एक सेम, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, यही तो डायरेक्शन सेम हुई। अगर b इधर आ रहा होगा तो सेम कहां हुई, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। अगर ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड को हमें माइनस करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर जैसे कई लोग u y लेते तो u और v ले तो u माइनस v, या अगर हम x y ले लें तो x माइनस y, दोनों की स्पीड। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, दोनों की स्पीड ऐड क्यों भाई, देखो जल्दी कब पहुंचोगे, अगर दोनों अगर हमें मिलना है ए और बी को आपस में, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब मिलेंगे, या ऑपोजिट में जाएंगे तब मिलेंगे जल्दी, ऑपोजिट में, क्योंकि अगर सेम में गए तो वो और आगे बढ़ता जाएगा, ये पीछे से पीछे आता रहेगा, डिले होएगा। लेकिन अगर दोनों इसमें चलेंगे, साथ में चलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो x प्लस वाई, तो स्पीड उनकी तेज हो जाएगी, ठीक है, उनकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो ऑपोजिट में प्लस करना होता है और सेम में चलेंगे तो माइनस करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड कम हो गई उसमें, ठीक है। ये आपको याद कराने के लिए मैंने ऐसे बता दिया। अब ये हमारा 4th पॉइंट में ऐसा ही हो रहा है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, same direction, तो स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। They meet in 5 hours, 5 घंटे में मिलते हैं। फॉर्मूला याद है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वो लगेगा इसमें।
इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटे में मिल जाते हैं, स्पीड दोनों की प्लस होगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों गाड़ियों की स्पीड एक्चुअल में है कितनी, ये पूछ रहा है। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी बी y किलोमीटर पर आवर, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो देर से ही पहुंचेंगे, देर से ही मिलेंगे, 5 घंटे में मिले वैसे भी, तो रिलेटिव स्पीड उनकी हो गई x माइनस वाई, स्पीड कम हो गई, ठीक है, माइनस कर दिया। 5 इंटू एक्स माइनस वाई, 5 क्या था टाइम, इंटू स्पीड, तो क्या क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा 100, डिस्टेंस तो 100 ही रहेगा ना, क्यों भाई, जैसे मैंने कहा था ये ए और बी है, ये ए और बी, ये यहां से यहां तक पहुंचा, ये दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं तो ये यहां पहुंचा, तो दिस माइनस दिस कर देंगे अगर हम डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आएगा, हम माइनस ही तो कर रहे है ना, तो पूरे को माइनस ये कर देंगे तो यही तो डिस्टेंस बच गया ए बी वाला, इसलिए इक्वल टू 100 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 बाई 5 20 हो गया, ठीक है, ये कट रहा था तो काटा इसको। व्हेन दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड जुड़ जाएगी दोनों की, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो गई, ठीक है, थोड़ा ये चल के आएगा, थोड़ा ये चल के आएगा, जैसे अगर a की कम भी मान लूं तो ये यहीं तक ही पहुंचा, लेकिन b तो यहां आ गया ना, क्योंकि दोनों मिल गए एक दूसरे से, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 100, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100, 2 इक्वेशन मिल गई आपको, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x मतलब स्पीड आ गई कार की जो स्टार्ट हो रही है a से, और y मतलब दूसरी कार की स्पीड आ गई। आया समझ में? मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको हिंट देकर समझाया है, वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करिए, बट कंसेप्ट सारे कवर करने थे इसलिए करवाया। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।